हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मेरा नाम है किशोर और आज हम लोग बात करने वाले हैं 15 बेस्ट एनिमेस जो कि नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। मैंने जितने भी एनिमेस इस लिस्ट में इंक्लूड करे हैं वो सभी के सभी सिर्फ इंडियन नेटफ्लिक्स लाइब्रेरी के अंदर से है। इस लिस्ट में जो रैंकिंग है वो इस हिसाब से नहीं है कि उनकी रेटिंग क्या है या वो कितने ज्यादा पॉपुलर है, वो इस हिसाब से है कि क्या वो एनिमे मुझे पसंद है, क्या उसकी स्टोरी मुझे अच्छी लगी। मैं क्रंचीरोल के ऊपर भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ जहाँ पर मैं 10 या फिर 15 बेस्ट क्रंचीरोल एनिमेस के बारे में बात करूंगा। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या सोच है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 15, टू योर इटर्निटी। आप लोगों को अ साइलेंट वॉइस मूवी तो पता ही होगी। ये मूवी वन ऑफ द बेस्ट मूवी है और इस मूवी के अंदर इमोशंस का जो रोलर कोस्टर बनता है वो काफी इंटेंस है। दरअसल उसी के ऑथर ने इस एनिमे को भी लिखा है। एनिमे इंडस्ट्री जानती है कि इमोशंस बहुत ही बड़ा पार्ट होते हैं मूविंग पिक्चर्स के अंदर, यानी कि एनिमे के अंदर, और इसी वजह से ज्यादातर एनिमेस जो कि इमोशंस को बहुत ही अच्छे से पोर्ट्रे कर पाते हैं वो काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। उन्हीं में से एक है टू योर इटर्निटी। इस एनिमे के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर जो कि एक शेपलेस फॉर्मलेस बीइंग है, जो कि सिर्फ एक एनर्जी है, उसके पास कोई कॉन्शियसनेस भी नहीं है, पर इसके पास एक पावर है जिससे कि अपने आप को किसी और शेप में ढाल सकता है। ऐसे ही वो एक मार्बल में अपने आप को ढालता है, उसके बाद एक रॉक में, रॉक के बाद उसी रॉक के पास में इसको एक मरता हुआ वुल्फ दिखता है। उस वुल्फ का भी ये फॉर्म ले लेता है और वुल्फ के जरिए वो मिलता है एक बॉय से। ये बॉय एक विलेज में रहता है और इस विलेज के सभी अडल्ट लोग इस विलेज को छोड़ करके जा चुके हैं। उन लोगों का कहना है कि इस व्हाइट जगह, यानी कि क्योंकि ये जहाँ पे रहता है वहाँ पे बहुत ज्यादा स्नो होती है, इसलिए उसको वहाँ पे व्हाइट प्लेन कहा गया है। इस व्हाइट प्लेन के आगे एक जन्नत है, एक हेवन है और सभी लोग वहाँ पर चले गए। हमारा बॉय जो कि सिर्फ यहाँ पे रुका हुआ है क्योंकि अब यहाँ पे कोई मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह कुछ भी नहीं है, इसकी हालत बहुत बुरी होती जाती है और ये बॉय भी धीरे धीरे करके मरने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर जो कि इस वक्त उस वुल्फ का शेप लेके बैठा हुआ है, जब उस मेन कैरेक्टर को मरते हुए देखता है उसके बाद ये अपने आप को भी उस व्यक्ति के जैसा बना लेता है और खुद एक ह्यूमन बॉय बन जाता है। इसके बाद ये पूरे वर्ल्ड में घूमता है और बेसिकली लोगों के जॉय, सोरो और सारे टाइप के इमोशंस को एक्सपीरियंस करने की कोशिश करता है। ये एनिमे शायद वन ऑफ द बेस्ट एनिमे है नेटफ्लिक्स के अंदर अगर आप इमोशंस के ऊपर बात कर रहे हो तो। आगे बढ़ते हैं नंबर 14, डेविलमैन क्राईबेबी। अब देखो, ये एनिमे आपको जितना सिंपल दिखता होगा उतना है नहीं। वैसे तो इस एनिमे के अंदर टोटल में सिर्फ 10 एपिसोड्स है, पर इससे पहले भी इसके कई सारे एनिमेस बने हैं, लाइक बहुत सारे। उन सब एनिमेस में कई में 6 एपिसोड्स तो कई में 36 एपिसोड और कई में सेकंड सीजन भी है। लेकिन डेविलमैन क्राईबेबी इसलिए इम्पोर्टेंट या फिर मैं कहूँ एपिक है क्योंकि यहाँ पर एक कैरेक्टर जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन है उसके बारे में बात करी गई है। यहाँ पे उस ह्यूमन के पास डेविल की पावर्स होती है और एक ह्यूमन का हार्ट, से इस वजह से वो एक ह्यूमन लाइक डिसीजन ले सकता है विद द पावर ऑफ अ डेविल। इस वर्ल्ड में डेविल्स एक तरीके से राज करते हैं। हर दूसरा व्यक्ति हो सकता है कि कोई डेविल हो किसी इंसान के शेप में। दरअसल स्टोरी की शुरुआत में बताया गया है कि हमारा मेन कैरेक्टर उसके फ्रेंड के साथ एक पार्टी में जाता है। उस पार्टी में पता चलता है कि बहुत सारे डीमंस है और वो ह्यूमंस की शेप में बैठे हुए हैं। धीरे से वो अपने शेप से बाहर निकलते हैं, लोगों का कारने शुरू कर देते हैं, यानी कि लोगों को मारना। कुछ समय बाद वो देखता है कि उसका जो फ्रेंड है उसकी भी लाइफ डेंजर में है और उसके बाद एक डीमन हमारे मेन कैरेक्टर को पोजेस करने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ लोगों का हार्ट जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है या फिर मैं कहूँ उसकी जो विल्स होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, सो डीमन उसके ऊपर कंप्लीट टेक ओवर नहीं कर सकता। इसी वजह से हमारे मेन कैरेक्टर के पास डेविल की पावर्स तो आ जाती है लेकिन फिर भी वो इमोशनली एक ह्यूमन ही रहता है। इसलिए हमारे मेन कैरेक्टर को यहाँ पर एक क्राई बेबी कहा गया है और जो भी लोग जिनके पास भी ह्यूमंस हो करके डेविल्स की पावर आ जाती है उनको डेविल मैन कहा जाता है। और इस तरीके से स्टोरी स्टार्ट होती है। यहाँ पे कई सारे कैरेक्टर्स है जो कि इस एनिमे को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। एनिमेशन थोड़ा सा मेरे को अजीब जरूर लगा बट स्टिल मैंने इस एनिमे को काफी एंजॉय करा है। वेल, मैं इसके एंड में काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड भी था क्योंकि मुझे लगा कि इन लोगों ने स्टोरी को एंड करने के लिए कुछ ज्यादा ही ऐसा रश फील करवाया। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये नेटफ्लिक्स की एक मिनी सीरीज है, यानी कि इसके ऊपर बहुत सारे नॉवेल्स और साथ साथ में मांगास भी है। सो अगर आप एक इंटेंस रीडर हो जो कि ऐसी चीजों के ऊपर भी फोकस करता है, सो इसकी मांगास और नॉवेल्स को भी जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो। नंबर 13, साइको पास। अब साइको पास एक ऐसी स्टोरी है जो कि मॉडर्न फ्यूचर ऑफ जापान में बेस्ड है। यहाँ पर एक स्पेशल सिस्टम को इम्प्लीमेंट करा गया है वहाँ की गवर्नमेंट या फिर लॉ इन्फोर्समेंट की तरफ से। दरअसल यहाँ पे एक ऐसे सिस्टम को डेवलप करा गया है जहाँ पे ह्यूमंस की मेंटल स्टेट को पता कर सकता है और ये भी पता कर सकता है कि क्या उनके पास कोई कुछ बुराई करने की शक्ति तो नहीं है। ये वो अगर ऐसा सोचते भी है कि उनको बुराई करनी है, सो इंस्पेक्टर्स को पता चल जाता है और बेसिकली ये लोग उन लोगों को मार देते हैं। कई सारे लोग जिनको नहीं मारते हैं उनको एज अ सबऑर्डिनेट्स कह सकते हो, इस तरीके से रखा जाता है और वो लोग इंस्पेक्टर्स का डर्टी वर्क करते हैं, यानी कि दूसरे उन्हीं के जैसे लोगों को मारना जिनके पास शायद थोड़ी सी भी
गलत सोचने की आदत हो या फिर जरा सा भी किसी के बारे में गलत सोचते हो। वहीं पे हमारे एक नए इंस्पेक्टर की बात आती है जो कि एक गर्ल है और उसको लगता है कि ये जो नया सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ है ये सबसे सही है, लेकिन धीरे धीरे जब ये उन लोगों के साथ में वर्क करती है तो इसको पता चलता है कि शायद जो सिस्टम जो कि इस वर्ल्ड पे इम्प्लीमेंट हुआ है वो उतना भी परफेक्ट नहीं है जितना कि सोचती है। ऐसे तो ये सिस्टम जस्टिस को आपके सामने पोर्ट्रे करता है, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम लोग ही लोगों को मार रहे हैं तो इस बात में जस्टिस किस बात का है? एक्चुअली में जस्टिस है क्या जो कि ये सिस्टम पोर्ट्रे करना चाहता है? ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन उस लड़की के मन में आते हैं। और यहीं पे हमारा एक दूसरा मेन कैरेक्टर जो कि एक बॉय है जो कि काइंड ऑफ एक वेटरन इन्फोर्सर है कह सकते हो, जो कि ऐसे काम या ऐसे डर्टी वर्क करता है। एनिमे साइकोलॉजिकली बहुत ही ज्यादा इंटेंस है और मुझे यही बात इस एनिमे का बहुत अच्छा लगता है। सो अगर आपके पास बहुत सारा टाइम हो और आपको एक इंटेंस साइकोलॉजिकल एनिमे देखना हो तो नेटफ्लिक्स पे जाओ और वहां पर जाकर के साइकोपास देखो, वन ऑफ द बेस्ट। नंबर 12 GTO ग्रेट टीचर ओनिजुका। दरअसल यह एनिमे एक बहुत ही ज्यादा पुराना एनिमे है बट उसकी स्टोरी आज भी उतनी ही अच्छी है जितनी की पहले हुआ करती थी। इसके अंदर एक मेन कैरेक्टर के बारे में बात करी गई है। एक पुराना गैंग लीडर बोल सकते हो, याकुजा बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो कि एक एक्स बाइकर गैंग का लीडर है जो कि इस वक्त में सिर्फ एक होम रूम टीचर बनना चाहता है किसी भी स्कूल का। ये फाइनली एक जॉब भी लैंड कर लेता है एक बहुत ही इनफेमस स्कूल में, क्लास नंबर 3-4। ये क्लास बहुत ही ज्यादा सुसाइडल है और बहुत ही ज्यादा इंटेंस है। ये क्लास के सभी लोग उन टीचर्स को जो कि इस क्लास में पढ़ाने के लिए आते हैं उनके ऊपर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेल के उनको या तो यहाँ से भगा देते हैं या फिर उनको मजबूर कर देते हैं अपनी जॉब को क्विट करने के। लेकिन क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर काइंड ऑफ एक बहुत ही पुराना एक्स गैंग मेंबर है तो इसके पास बहुत सारे ट्रिक्स हैं जो कि स्टूडेंट्स बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। मैं बता दूं हमारे मेन कैरेक्टर की कुछ स्पेशलिटीज। पहली बात, ये एक गैंग मेंबर है, मतलब कि इसका माइंड काइंड ऑफ स्टेबल है कुछ चीजों को लेकर के। सेकंड, ये एक बहुत ही बड़ा परवर्ट है और स्कूल में भी ये इसीलिए आया है ताकि ये अपने लिए एक टीनेज वाइफ ढूंढ सके। जब ये बूढ़ा और ओल्ड हो जाएगा तब इसको एक टीनेज वाइफ चाहिए, या काइंड ऑफ परवर्टेड स्टफ, बट व्हाटएवर। और इस स्कूल में जितने भी स्टूडेंट है जो कि इसकी क्लास में पढ़ते हैं वो सारे स्टूडेंट काइंड ऑफ बैड हैबिट्स कह सकते हैं। सभी के पास किसी ना किसी टाइप के बैड हैबिट्स है। किसी को वो लोग फोर्स करते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं और भी ऐसे बहुत सारी गंदी चीजें हैं। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। वो इन सब की रूट्स को ढूंढता है और उनको जड़ से ही खत्म कर देता है। और इसी बीच में इसकी जो क्लास है धीरे धीरे लर्न करती है कि कैसे स्कूल लाइफ भी इंजॉयबल हो सकती है। सो क्या आप लोगों की भी स्कूल लाइफ इंजॉयबल थी? देखो मेरी तो थी। मैं 12वीं तक बहुत मजे करे मैंने। फिर लाइफ के 12 बज गए। फिर लाइफ के ऐसे एल लगे ना कि मैं बता भी नहीं सकता। पर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नंबर 11 फ्रॉम अप ऑन द पॉपी हिल। ये एनिमे एक काइंड ऑफ लव स्टोरी है जो कि लिटरली इंटेंस है और बहुत ही मजा आता है इसके अंदर। बहुत सारे इमोशनल सीन्स भी है जो कि स्टोरी को और भी ज्यादा एपिक बना देते हैं। बट अगर इसकी समरी की हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर जो कि एक गर्ल है और एक दूसरा बॉय, ये दो लोगों की कहानी है। दरअसल होता क्या है, हमारी जो गर्ल है वो एक छोटे से एस्टेब्लिशमेंट में रहती है। वहीं का वो लोग सभी लोग काम करते हैं क्योंकि उस एस्टेब्लिशमेंट को उसी की फैमिली हैंडल करती है। इस वजह से एस्टेब्लिशमेंट के छोटे मोटे काम भी ये खुद ही करती है, जैसे कि खाना पकाना वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके लिए, और बहुत सारी ऐसी ही चीजें। साथ साथ में जब ये उसके एस्टेब्लिशमेंट पे नहीं होती है तो एक लोकल हाई स्कूल में पढ़ती है। अब क्योंकि कुछ ही टाइम में ओलंपिक्स आने वाले हैं इसलिए एक पुराने क्लब को हटा करके एक नया क्लब बनाने के लिए एक बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है। और हमारी मेन कैरेक्टर नहीं चाहती कि ऐसा कुछ भी हो और इसी वजह से ये लोग न्यूज़पेपर के क्लब के साथ मिल करके इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं। और इस इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के दौरान उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। वो एक लड़का एक ऑर्फन है और उसको अपने पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। लेकिन जब वो लड़का और लड़की उस लड़के के पास्ट के बारे में झांकना शुरू करते हैं, ढूंढना शुरू करते हैं, उनको कुछ ऐसी कॉमन और अनकॉमन चीज मिलती है जो कि उन लोगों के होश उड़ा देती है। सो अगर एक ऐसा एनिमे देखना है जिसके अंदर इंटेंस लव स्टोरी हो, साथ साथ में एक काइंड ऑफ पुराने जमाने का जापान दिखाया गया हो जो कि बहुत ही ज्यादा ओपी दिखता है मेरे हिसाब से, सो डू चेक आउट दिस एनिमे। नंबर 10 उशियो एंड तोरा। अब ये एनिमे का मेन कैरेक्टर जिसका नाम है उशियो, ये एक बहुत ही ऑर्डिनरी बॉय है जो कि एक ऑर्डिनरी हाई स्कूल में पढ़ता है।
पर इसकी एक अनऑर्डिनरी थिंग ये है कि इसके जो फादर है वो एक पास ही के टेम्पल में एक प्रीस्ट है। इसके फादर कई बार कहते हैं कि इस वर्ल्ड में सुपर नेचुरल चीजें एग्जिस्ट करती है, स्पिरिट और स्पिरिचुअल चीजें एग्जिस्ट करती है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर इन चीजों पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता है। एक दिन वो उसके फादर के टेम्पल में कुछ साफ सफाई कर रहा होता है, तभी वो साफ सफाई करते हुए बेसमेंट में जाता है। उसको बेसमेंट में एक एक्चुअल सुपर नेचुरल बीइंग, एक स्पिरिट दिखती है, और ये कोई नॉर्मल स्पिरिट नहीं है। इस स्पिरिट को किसी ने वहां पर सील करके रखा हुआ है पिछले 500 सालों से। वो सील और कहूँ वो स्पिरिट, वो योकाई उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो इसको रिलीज कर दे इस जगह से, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसकी बातों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता है और उसको वहां से बिल्कुल भी रिलीज नहीं करता है। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है कि दूसरी योकाई उसके इस होम टाउन पे अटैक कर देती है, और स्पेशली उसके घर पे जहाँ पे उसका फ्रेंड होता है। अब अपने इस फ्रेंड को और अपने इस होम को बचाने के लिए उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और इस वजह से वो स्पिरिट या फिर मैं कहूँ योकाई से एक डील करता है, और इसके बाद इन दोनों की एक बहुत ही अनस्पीकेबल जर्नी स्टार्ट होती है, जहाँ पर इन लोगों को पता चलता है कि सुपरनैचुरल वर्ल्ड कितना ज्यादा डेंजरस है। सो एक ऐसा एनिमे देखना है जिसके अंदर आपको योकाई रिलेटेड स्टफ देखने के लिए मिले, साथ साथ एक बहुत ही इंटेंस सुपरनैचुरल एनिमे हो जो कि कंप्लीटली डिफरेंट रियलिटी पे बेस्ड हो, तो डू चेक आउट दिस एनिमे। नंबर 9, बबल। बबल एक बहुत ही नया एडिशन है नेटफ्लिक्स की इस नई लाइब्रेरी में, लेकिन बबल एक बहुत ही ज्यादा इंटेंस एनिमे और एक इंटेंस स्टोरी को पोर्ट्रे करता है आपके सामने। एक बहुत ही ज्यादा साइंस फिक्शन रिलेटेड। होता क्या है, टोक्यो के अंदर काइंड ऑफ ग्रेविटी एग्जिस्ट नहीं करती। दरअसल कुछ बबल्स है जो कि आसमान से गिरते हैं, और ये बबल्स के साथ में ये लोग ग्रेविटेशनल लॉ को भी तोड़ देते हैं। अब इसी बीच में जो एक नॉर्मल टोक्यो हुआ करता था, अब वो एक प्लेग्राउंड बन गया है यंग लोगों के लिए। वो लोग यहाँ पे खेला करते हैं बहुत ही इंटेंस और रेकलेस गेम्स। इन्हीं रेकलेस गेम के दौरान हमारा मेन कैरेक्टर, जो कि अपने बहुत ही इंटेंस और रेकलेस गेम प्ले के लिए जाना जाता है, वो एक ऐसे ही बबल में जाकर के गिरने वाला होता है। उससे पहले एक लड़की उसको आकर के बचा लेती है, जिस लड़की के पास कुछ मिस्टीरियस पावर्स होती है। अब हमारा मेन कैरेक्टर ये नहीं जानता कि इस लड़की ने इसको क्यों बचाया और ये यहाँ पे अपेयर ही हुई तो क्यों हुई, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद उन दोनों लड़का और लड़की को एक बहुत ही अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है उनके कानों में। उनके अलावा इस आवाज को और कोई सुन नहीं सकता, लेकिन जैसे जैसे ये लोग इस मिस्ट्री को अनरावल करने की कोशिश करते हैं, उनको कुछ ऐसी चीजें पता चलती है जो कि कंप्लीटली इस वर्ल्ड को चेंज कर सकती है, और इस तरीके से स्टोरी की समरी आपको बताती है। नंबर 8, बास्टर्ड। हैवी मेटल डार्क फैंटेसी। ये भी एक बिल्कुल ही नया एडिशन है नेटफ्लिक्स की लाइब्रेरी के अंदर, लेकिन इसकी स्टोरी एक कंप्लीटली फैंटेसी वर्ल्ड पे बेस्ड है, जहां पर 4 मेन विलन्स के बारे में बात करी गई है इस वक्त में, यानी कि पहले सीजन में, जहां पे चारों लोग कुछ चाहते हैं। ऐसा तो बताया नहीं है स्टार्टिंग में ये लोग क्या चाहते हैं, लेकिन कि जो चाहते हैं उस चीज को पाने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, इवन इफ मीन्स कि ये लोग किसी चीज को अटर डिस्ट्रॉय कर दे। और इसी बीच में ये चारों लोग मिल करके एक जगह पर अटैक कर रहे होते हैं। वहां का एक प्रीस्ट जो रहता है इस चीज से जूझ रहा होता है कि वो इस सिचुएशन में क्या करे, और उसके बाद कई समय तक सोचने के बाद वो एक डार्क विजर्ड को उसकी सील से रिलीज करता है। ये डार्क विजर्ड कभी इन विलन्स का ही पार्ट हुआ करता था, लेकिन अब इस डार्क विजर्ड के कुछ और ही प्लान्स है। अब इसके ये प्लान्स क्या है ये तो आपको देखना पड़ेगा, लेकिन मेन बात तो ये आती है कि क्या ये डार्क विजर्ड उसके इन पुराने एलाइज यानी कि अभी के विलन्स की हेल्प करेगा या फिर इनको डिफीट करने में हेल्प करेगा। सो ये तो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, ये एनिमे बहुत समय से है। दरअसल इसकी जो मांगा भी है वो बहुत ही ज्यादा ओल्ड है, और इसके ऊपर पहले भी कई सारे एनिमेस बने हैं एक्चुअली, लेकिन वो इतने ज्यादा ओल्ड हो चुके हैं कि आजकल उसके बारे में कोई सोचता भी नहीं है, और ना ही कई सारी वेबसाइट पर वो एनिमेस तो अवेलेबल भी नहीं है। लेकिन आपको अगर फिर भी देखना है तो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, इंटेंसिव सर्च, और यू मे फाइंड द ओल्ड एनिमेस ऑफ बास्टर्ड। लेकिन अभी के लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि इस नए वाले बास्टर्ड एनिमे को देखो, आप लोग बहुत ही ज्यादा एंजॉय करोगे। इस एनिमे सीरीज के अंदर आपको बहुत सारे ईची सीन्स देखने के लिए मिलेंगे। सो रिमेंबर कि आप अपने पेरेंट्स के साथ में या फिर उनके सामने ना देखें, कहीं और जाकर के देखिए तो ज्यादा अच्छी बात होगी। बाय द वे, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक सब्सक्राइब कर देना, बहुत अच्छा रहेगा। आपका सब्सक्राइब बहुत ज्यादा हेल्प करता है। नंबर 7, हेल्सिंग अल्टीमेट। हेल्सिंग भी एक ऐसे ही फैंटेसी वर्ल्ड के ऊपर बेस्ड है, जिसके अंदर सुपरनैचुरल फिनोमिना, सुपरनैचुरल बहुत सारे टाइप के क्रीचर्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि वैम्पायर्स, वेयरवुल्फ एंड अ लॉट ऑफ अदर क्रीचर्स लाइक घूल्स, ज़ॉम्बीज एंड अ लॉट ऑफ देम। सो और इन्हीं के अपोजिट में है एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है हेल्सिंग। हेल्सिंग एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन सुपरनैचुरल क्रीचर्स को मारती है, उनको हंट करती है, बिकॉज ये सुपरनैचुरल क्रीचर्स बेसिकली पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को थ्रेटन करते हैं, पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म करने की कोशिश
कर रहे हैं। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बेसिकली उतनी कोई ज्यादा पावरफुल नहीं है, ऐसा स्टार्टिंग में ऐसा दिखाया गया है, लेकिन इनके पास एक सीक्रेट वेपन है, एक सुपर नेचुरल बीइंग। मैं नहीं बताऊंगा कि वो किस रेस से बिलोंग करता है, वो वैम्पायर है, वेयरवुल्फ है, क्या है, ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना समझ लो ये जो क्रीचर, ये जो मॉन्स्टर है, ये एक सुपर नेचुरल बीइंग है जो कि अपनी ही काइंड को मारता है, यानी कि अपने ही जैसे सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स को या क्रीचर्स को मारता है। अभी कैरेक्टर इतना ज्यादा बैड एस है कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आएगा कि ऐसा कर क्यों रहा है, राइट? मतलब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि ये अपनी ही रेस को मारने की कोशिश कर रहा है या अपने जैसे ही सुपरनैचुरल बीइंग्स को मार रहा है? इस क्वेश्चन का जवाब आपको इसी सीरीज के अंदर मिलेगा, जो कि क्वाइट शॉकिंग था जब मैंने इस चीज के बारे में सुना। सो इसी तरीके से हेल्सिंग ऑर्गेनाइजेशन अपने सीक्रेट वेपन के साथ में इस ह्यूमैनिटी को बचाने की कोशिश कर रही है। उसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर है यानी कि सुपरनैचुरल बीइंग, उसके खुद के कुछ और प्लान्स है जो कि आपको धीरे धीरे पता चलेंगे। नंबर 6, द विचर, नाइटमेयर ऑफ द वुल्फ। सो अगर आप लोगों ने द वर्ल्ड ऑफ द विचर सीरीज देखी है तो ये उसी सीरीज का एक प्रीक्वल है। देखो, प्रीक्वल और सीक्वल में डिफरेंस होता है। प्रीक्वल यानी कि मेन स्टोरी से पहले की बातें, सीक्वल्स यानी मेन स्टोरी के आगे की बातें। और इस प्रीक्वल में एक ऐसे सिचुएशन, ऐसे सिनारियो को बताया गया है जहां पर बेसिकली सभी टाइप के विच क्राफ्ट को खत्म कर दिया गया है, लेकिन विचर्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि विचर्स की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे अजम्पशंस आते हैं कि विचर्स जो है वो खुद ही विचर्स को क्रिएट कर रहे हैं, मॉन्स्टर को क्रिएट कर रहे हैं, ताकि वो लोग अपने आप को हायर कर सके इन्हीं विचेस को, या फिर मैं कहूँ इन्हीं मॉन्स्टर्स को खत्म करने के लिए। और ये एक स्टोरी को एक बेसिक आइडिया देता है कि एक्चुअली हो क्या रहा है अंदर। पर क्योंकि ये एक मूवी है और उसका रन टाइम 1 घंटे 23 मिनट का है, बट साथ साथ में क्योंकि मैं इसमें कुछ ज्यादा नहीं बता सकता, बेसिकली स्पॉइलर कर दूंगा मैं तुम लोगों को, लेकिन इतना समझ लो कि अगर तुमने कभी द वर्ल्ड ऑफ द विचर सीरीज देखी है, सो बेसिकली वर्ल्ड वही है, बस उसके प्रीक्वल के बारे में बात करी गई है। एनिमे बहुत ही ज्यादा ग्रेट है और इसकी स्टोरी भी बहुत ज्यादा ग्रेट है। अगर आपने अभी तक विचर्स में कुछ भी नहीं देखा है तो भी आप लोग जाकर के इसको देख सकते हो। लाइक लिटरली तुमने अगर कोई भी टाइप की विचर सीरीज नहीं देखी तो भी जाकर के इस सीरीज को देख सकते हो, क्योंकि एक प्रीक्वल है तो यहाँ पे कुछ चीजें हो सकता है ढंग से एक्सप्लेन ना हो, लेकिन कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करी गई है जो कि आगे की सीरीज में नहीं बताई गई थी और डायरेक्टली मेंशन कर दी गई थी। नंबर 5, ब्लड ऑफ जूज। सो ये एक मिथोलॉजिकल एंशिएंट ग्रीस पे बेस्ड है और यहाँ पर बताया गया है कि ये जो स्टोरी है ये उस टाइप की स्टोरी नहीं है जिस टाइप की स्टोरीज मिथ्स में पास होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि राम भगवान की कोई कहानी है जो कि अभी तक किसी ने वर्ल्ड में देखी नहीं है, उसी टाइप की चीज है। मतलब वहाँ के मिथ्स और गॉड्स को लेकर के एक ऐसी स्टोरी को क्रिएट करा गया है जो कि उनके रिलीजन के अंदर नहीं है या फिर उनके हिस्ट्री के अंदर नहीं है। ये कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी है जो कि उनकी हिस्ट्री से बिल्कुल ही अलग है। इस एनिमे में एक नॉर्मल कॉमनर के बारे में बात करी गई है। ये कॉमनर एशियंट ग्रीस में रहता है और कुछ समय बाद ये डिस्कवर करता है कि वो एक्चुअली में जीसस का सन है और उसका पर्पस इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करने के लिए सिर्फ एक ही है, ताकि जो डिमोनिक आर्मी जो कि इस वर्ल्ड को थ्रेटन कर रही है खत्म करने के लिए, कि उन लोगों को रोक सके। अब इस वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे टाइप के गॉड्स और डेमिगॉड्स के बारे में बात करी गई है, बहुत सारे मिथोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बारे में बात करी गई है। सो अगर आपके पास ज्यादा इंटेंसिव नॉलेज नहीं है मिथोलॉजिकल कैरेक्टर स्पेशली ऑफ ग्रीक, सो हो सकता है कि आपको ये एनिमे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे। लेकिन अगर आपके पास कोई नॉलेज नहीं भी है तो मैं कहूंगा कि ये एनिमे बहुत ही ज्यादा अच्छा है इन एंशिएंट मिथ्स को पोर्ट्रे करने के लिए। देखो मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये जो मेन ग्रीस की जो हिस्ट्री है उससे बिल्कुल ही अलग है, वहाँ की किसी भी टाइप की स्टोरी से इंस्पायर्ड नहीं है। ये अपने आप में एक यूनिक, कंप्लीटली यूनिक स्टोरी है जो कि सिर्फ उनके बेस्ड है, यहाँ के सिर्फ वहाँ के कैरेक्टर्स को लेकर के उन्होंने एक नई स्टोरी को क्रिएट करा है। सो अगर आपके पास टाइम हो और एक बिल्कुल ही यूनिक टाइप की मिथोलॉजी को देखना हो, सो डू चेक आउट दिस एनिमे। नंबर 4, सीरियस द जिगर। अब इसकी जो स्टोरी है ये 1930 टोक्यो जापान में बेस्ड है। इसके अंदर बताया जाता है कि वैम्पायर जो है वो जापान में टोक्यो में स्पेशली अटैक कर देते हैं वहाँ के अनएक्सपेक्टिंग सिटीजन्स के ऊपर, उनका ब्लड चूसने लग जाते हैं और धीरे धीरे करके नंबर ऑफ विक्टिम्स बढ़ते जाते हैं। धीरे से जब वहाँ के अथॉरिटीज को इस बारे में पता चलता है, वो लोग एक शिपिंग कंपनी को कांटेक्ट करते हैं। शिपिंग कंपनी बेसिकली एक एज अ डिस्गाइज अपने आप को एज अ शिपिंग कंपनी बताती है, लेकिन एक्चुअली में ये लोग वैम्पायर हंटर्स है जो कि वैम्पायर्स को हंट करते हैं। इसी बीच में हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बात होती है जो कि एक वेयरवुल्फ है, मतलब काइंड ऑफ वेयरवुल्फ है। उसके अंदर वेयरवुल्फ का ब्लड जरूर है लेकिन वह कंप्लीट वेयरवुल्फ नहीं है। उसके पास वेयरवुल्फ की बहुत सारी
पावर्स तो है और इन पावर्स का ही यूज करके वो वैम्पायर्स को मारता है। अब इस तरीके से इस वर्ल्ड को पोर्ट्रे करा गया। इस वर्ल्ड के अंदर और भी सारे छोटे छोटे कैरेक्टर्स है जो कि स्टोरी को इंटेंस और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। साथ साथ में कई सारे ऐसे कैरेक्टर्स है जो कि स्टोरी को डाइवर्स करने की कोशिश करते हैं उसकी मेन थीम से, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। दरअसल इसकी जो मेन थीम है वो वैम्पायर्स और वेयरवुल्फ और बहुत सारे सुपरनैचुरल क्रीचर्स पे है, लेकिन कई सारे जो साइड कैरेक्टर्स है वो कि उसको डाइवर्स करते हैं और अलग अलग टाइप के स्लाइस ऑफ लाइफ थिंग भी बताते हैं कि अगर आप एक फैंटेसी वर्ल्ड में रहते तो नॉर्मली एज अ ह्यूमन आपके साथ क्या क्या हो सकता था। ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज लगी मुझे इस एनिमे के अंदर, जहाँ पे इन्होंने एक अल्टरनेट रियलिटी को एक बहुत ही अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करा है। सो डू चेक आउट इफ यू हैव टाइम। नंबर 3, जॉबलेस रिकार्नेशन। इस एनिमे के बारे में मैं अपने चैनल पे कई बार बात कर चुका हूँ। ये एनिमे है ही इतना इंटरेस्टिंग और ये एनिमे नेटफ्लिक्स पर भी अवेलेबल है। यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बात करी जाती है जो कि एक मिडिल एज व्यक्ति है, शट इन है, घर के अंदर रहता है, कोई काम नहीं करता है, दिन भर वीडियो गेम्स खेलता है और उसकी लाइफ को बर्बाद कर रहा है। एक दिन वो घर के बाहर निकलता है, उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है। उसके एक्सीडेंट से पहले बहुत सारी चीजें होती है जो कि इनरिलेवेंट है मेन स्टोरी के लिए, बट लिसन टू मी। जब वो मर जाता है तो एक नए फैंटेसी वर्ल्ड में एज अ इन्फेंट बॉर्न होता है। इन्फेंट यानी कि बेसिकली एक छोटा बच्चा। वहां पे वो इस वर्ल्ड को सीखने और समझने की कोशिश करता है। अब क्योंकि बच्चा होने के बावजूद भी उसका माइंड एक अडल्ट का होता है, वो बहुत सारी चीजों को एकदम नए पर्सपेक्टिव से आपके सामने प्रेजेंट करता है। अब क्योंकि वो सोचता है कि उसने पुरानी लाइफ तो वेस्ट कर दी घर पे रह रह के, पर इस लाइफ में वो चेंजेस चाहता है, इस लाइफ में चाहता है कि कुछ नया हो। और तभी उसको पता चलता है मैजिक के बारे में। उसको पता चलता है कि इस वर्ल्ड में मैजिक एग्जिस्ट करता है और इस तरीके से हमारा मेन कैरेक्टर अपने इस लाइफ लॉन्ग जर्नी को शुरू करता है जहाँ पे वो इस वर्ल्ड को समझने की कोशिश कर रहा है। साथ साथ में इसको कई सारे कैरेक्टर्स भी मिलते हैं इस वर्ल्ड में जो कि स्टोरी के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने इसकी पूरी नॉवेल पढ़ी है, लिटरली मैंने इसकी पूरी नाइट नॉवेल पढ़ी है। सो मैं कह सकता हूँ कि ये एनिमे वन ऑफ दी बेस्ट एनिमे है। अगर आप लोगों को भी नाइट नॉवेल वगैरह का शौक है तो आप लोग वेब नॉवेल में जाकर के पढ़ सकते हो। एक बहुत ही अच्छी मैं कहूँगा लाइब्रेरी है वहाँ पर देखने के लिए, और भी ऐसी कई सारे वेबसाइट है, तुमको धीरे धीरे पता चल जाएंगे अगर तुम नाइट नॉवेल या फिर नॉवेल के सीचों में जाना चाहते हो तो। नंबर 2, स्पाई एक्स फैमिली। यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर बहुत सारे हैं। यहाँ पर पूरी की पूरी फैमिली के बारे में बात करी गई है। इस फैमिली में एक व्यक्ति है जो कि एक स्पाई है एक दूसरी कंट्री के लिए, एक महिला है जो कि एक असैसिन है जो कि बुरे लोगों को पकड़ के मारती है, और एक बच्ची है जिसका नाम है आन्या। अब ये व्यक्ति के पास में स्पेशल पावर्स है, ये लोगों का माइंड रीड कर सकती है। इस एनिमे के अंदर आपको बहुत ही अच्छी टाइप की इंटेंस कॉमेडी देखने के लिए मिलेगी। ये एनिमे देखने में बहुत ही ज्यादा होलसम फील होता है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें है इसके अंदर जो कि इसको होलसम सिनारियो से बिल्कुल ही अलग कर देता है। ये वर्ल्ड, इस एनिमे का वर्ल्ड एक कम्प्लीटली डिफरेंट रियलिटी पे बेस्ड है जहाँ पे 2 कम्प्लीटली डिफरेंट नेशन एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं। अब क्योंकि वॉर वाली सिचुएशन खत्म हो चुकी है, अब कोल्ड वॉर चल रही है और इस कोल्ड वॉर के दौरान इंफॉर्मेशन सबसे बड़ी चीज होती है। और यहीं पे हमारे मेन कैरेक्टर जो कि एक स्पाई है उसको एक मिशन मिलता है जहाँ पे एक दूसरे व्यक्ति से एक बहुत ही अच्छा कांटेक्ट कर बना के रखना है और उससे इंफॉर्मेशन गेन करनी है। और इस सिचुएशन में उसको एक फैमिली की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले वो एक बच्ची को अडॉप्ट करने के लिए जाता है जहाँ पर उसको आन्या मिलती है। अब क्योंकि उसके पास फादर और डॉटर तो हो गई, अब उसको एक महिला यानी एज अ वाइफ की जरूरत है। और इस सिचुएशन में उसको एक महिला मिलती है जो कि एक पास ही के लोकल जगह पर काम करती है। ऐसे तो उसकी लाइफ बहुत ही ज्यादा सिंपल लगती है, लेकिन अंडरग्राउंड वो एक असैसिन है जो कि लोगों का मर्डर करती है इन कोल्ड ब्लड। उसका एक भाई भी है जिसके बारे में आप लोग आगे जाके पता करोगे। लेकिन स्टोरी इतनी ज्यादा एपिक है, इसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं याद रखने के लिए, सिचुएशंस है कि भैया मजा आ जाता है। बहुत सारे ऐसे मूवमेंट है जो कि एकदम शॉकिंग लगते हैं और देखते देखते इतना फनी फील होता है, भाई साहब मजा आ जाता है। सो अगर आपके पास टाइम हो एक कंप्लीटली कॉमेडिक प्लस मिस्टीरियस एनिमे देखना हो, सो डू चेक आउट दिस एनिमे। नंबर 1, कासलवेनिया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द बेस्ट ऑफ कासलवेनिया। कासलवेनिया एक ऐसा एनिमे है जो मैं कह सकता हूँ कि मैंने स्टार्टिंग में इसको बहुत ही ज्यादा इग्नोर मारा है। लाइक लिटरली इसके 4 सीजन हो गए, मैंने कभी इस कासलवेनिया की तरफ हाथ भी नहीं लगाया क्योंकि ये मेन स्ट्रीम एनिमे से बिल्कुल ही अलग था। ये एक ऐसी स्टोरी को पोर्ट्रे कर रहा था जो कि मैं देखना भी नहीं चाहता था उस वक्त, बिल्कुल मतलब मेरे काइंड ऑफ टेस्ट से बिल्कुल अलग। लेकिन जब मैं एक्चुअली में इसको जा करके देखा, भाई मेरा तो टेस्ट ही चेंज हो गया। पहले मैं काइंड ऑफ होलसम, इची और हैरम टाइप के एनिमे को देखना पसंद करता था, लेकिन आफ्टर वॉचिंग कासलवेनिया मेरे को डार्क हैवी मेटल फैंटेसी टाइप के एनिमेस पसंद है जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा साइकोलॉजिकल थिंग हो और बहुत ही इंटेंस फैंटेसी के ऊपर में बात हो रही हो। कासलवेनिया इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। कासलवेनिया के अंदर एक ड्रैकुला के बारे में बात करी गई है। इसका नाम इतना लंबा है कि मैं प्रोनाउंस नहीं करना चाहता, लेकिन इतना समझ लो कि जो ड्रैकुला है इसकी एक वाइफ होती है जो कि नॉर्मल ह्यूमन
ह्यूमन है। इस वर्ल्ड में लोग साइंस को समझ नहीं सकते, लेकिन हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसके पास एडवांस साइंस होती है और अपनी वाइफ को उस एडवांस साइंस से की मदद से एक हीलर बनाता है। वहाँ के लोग इस वाइफ को समझते हैं कि ये कोई विच है और उसको जिंदा जला देते हैं एक चर्च में। हमारे मेन कैरेक्टर की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और ये वहाँ के सभी लोगों को यानी कि प्रीस्ट और जितने भी लोग इस विच और अमका फलाना में मानते हैं उनको 1 साल का समय देता है। उनको 1 साल का समय देता है ताकि वो लोग अपने इस गंदी भावनाओं को बदल सके, लेकिन एक्चुअली में उसका प्लान कुछ और होता है। उसको पता है कि ह्यूमंस ऐसा कभी नहीं कर सकते, इसलिए वो अपने इस 1 साल के प्लान के अंदर उस 1 साल के बीच में एक आर्मी को समन करता है, आर्मी ऑफ डीमंस, और इस डिमोनिक आर्मी को इस वर्ल्ड के ऊपर छोड़ देता है। लेकिन वो जब इस वर्ल्ड के ऊपर इस डिमोनिक आर्मी को छोड़ता है ना, वो सीन शायद वन ऑफ द मोस्ट बैड एस सीन है मुझे किसी भी एनिमे में देखने के लिए मिला। लाइक लिटरली मेन कैरेक्टर खून की बारिश करवाता है उसी दिन जिस दिन उसकी वाइफ की डेथ हुई थी। और यहाँ पे हिपोक्रेसी को इस बात को देखो कि वहाँ के लोग जो कि उसकी वाइफ को जला करके उसकी बातों को इग्नोर करके कि भैया तू कोई असली नहीं है, तू कोई डेविल नहीं है, तू एक बस इमेजिनेशन है, ये सब कुछ सोच करके लोगों को विश्वास दिला करके उसकी वाइफ को डेथ को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। इससे हमारे मेन कैरेक्टर का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो उस टाउन के हर लोग को मार देता है। इस एनिमे के अंदर इंसेन गोर सीन्स है, लाइक लिटरली आपको फेफड़े और लिवर उड़ते हुए नजर आएंगे इस एनिमे के अंदर। अगर आप इसके एनिमे को देख रहे हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपकी एज एटलीस्ट 16 के ऊपर होनी चाहिए अगर इस टाइप के सीन देखने हैं, नहीं तो मेंटली बहुत बुरा ट्रामा हो सकता है आपके ऊपर। सो अगर आपने अभी तक, प्लीज मैं रिकमेंड करूंगा, कासलवेनिया नहीं देखा है, एक बार फर्स्ट एपिसोड जाकर के चेक करो नेटफ्लिक्स पे, ठीक है। आप बोलोगे भाई मेरा सच में टेस्ट चेंज हो गया यार कासलवेनिया को देख करके। सो आई होप आप लोगों को लिस्ट पसंद आई होगी। देखो मुझे तो ये सारे के सारे एनिमेस पसंद, लेकिन और भी एनिमेस है नेटफ्लिक्स के अंदर, इंडियन लाइब्रेरी के अंदर। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार कुछ एनिमेस मैंने नेटफ्लिक्स पर देखे तो है लेकिन तूने उसको इंक्लूड नहीं करा, क्यों? वेल बात ऐसी है कि कुछ एनिमेस इंडिया के अंदर नेटफ्लिक्स के अंदर रीजन ब्लॉक है, तो तुम लोग उसको नहीं देख सकते। बट अगर तुम कोई वीपीएन का यूज कर सकते हो तो ऐसा हो सकता है कि तुम किसी और कंट्री की लाइब्रेरी को एक्सेस कर लो। जैसे कि अगर तुम यूनाइटेड किंगडम की लाइब्रेरी को एक्सेस करते हो व्यू नेटफ्लिक्स यूजिंग अ वीपीएन, सो तुम लोग को एक कंप्लीटली डिफरेंट सेट ऑफ एनिमेस देखने के लिए मिलेंगे। पर क्योंकि मैंने सिर्फ इंडियन लाइब्रेरी के अंदर बात करी है, सो जितने भी एनिमेस आपको मैंने बताए वो सभी के सभी आपको अगर नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन खरीदते हो आप लोग 199 का, तो आपको मिल जाएंगे। सो आई होप आप लोगों को लिस्ट पसंद आई होगी। आप लोगों की क्या थॉट्स है इसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। आप लोग कौन सा एनिमे आगे जाकर के ट्राई करने वाले हो और किन किन बच्चों के इस वक्त में एग्जाम चल रहे हैं 10वीं और 12वीं वाले, प्लीज मुझे नीचे जरूर बताना, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे एक्चुअल कम्युनिटी में कितने सारे स्टूडेंट्स हैं। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।